नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों यहां पर हम हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 40 आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले हम हिंदी के 39 टेस्टों को कर चुके हैं। टोटल हिंदी के टेस्टों की संख्या 100 है। तो यहाँ पर अभी भी इसके बाद में 60 टेस्ट आने और बाकी है आपके हिंदी के। साइकोलॉजी के 50 टेस्ट आपके हो चुके हैं। टीचिंग मेथड के भी लगभग 50 टेस्ट होने वाले हैं साथियों। 40 टेस्ट आपके। राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 ही टेस्ट चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क ही मिल रही है। तो चलिए देखते हैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे। रीट पात्रता परीक्षा, 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी प्रश्न रहेंगे। तो टारगेट होना चाहिए 35 में से 30 सही करने का। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 1। छात्र शिक्षक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारय है और अव्ययीभाव है। देखो, छात्र शिक्षक का समास विग्रह होगा छात्र और शिक्षक। यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा साथियों। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। क्लियर है सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। साथियों दूसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? सरकार, गरीब, कालीन और तंबाकू। तो देखो, जो शब्द यहाँ पर अरबी भाषा का है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। तो देखो, अरबी भाषा का शब्द दिए गए विकल्पों में से है गरीब। गरीब शब्द अरबी भाषा का है साथियों। 2nd विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 3। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ और कौन, क्या। तो देखो, संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछ रहा है कौन और क्या, कोई और कुछ, यह, वह और जो और सो। इनमें से जो विकल्प दे रखे हैं, ये जो और सो जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंध बता रहा है। इस प्रकार से विकल्प 1 आपके प्रश्न 3 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 4 है, नारी शब्द का बहुवचन होगा नारी, नारियां, और इसमें छोटी की मात्रा है, नारियां इसमें बड़ी की मात्रा है, नारियों और नारियों। तो इसमें यहाँ पर देखो चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो बताओ कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। नारी जो शब्द है इसका, ये एक वचन शब्द है नारी। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे साथियों तो इया प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? इया। और इस इया में छोटी की मात्रा है, अतः शब्द बनेगा नारियां। क्या बनेगा? नारियां, न कि बड़ी की मात्रा लगेगी, क्योंकि इया प्रत्यय छोटा वाला होता है। अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो आपके 5वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए 5वें प्रश्न को। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब उसके समान, किसके? संस्कृत के समान। सूरज, स्वर्ण, कुआं और कपूत। तो देखो, तत्सम शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए प्रश्न संख्या 5 में। साथियों, कुपुत्र का कपूत होता है, तो कपूत यहाँ पर तद्भव है। कुआं भी तद्भव है। सूर्य का सूरज होता है, सूरज तद्भव है, सूर्य तत्सम है। लेकिन जो स्वर्ण शब्द है ये मूल रूप से एक तत्सम शब्द है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 6। गीता ने आम खाया है वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है और अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया वर्तमान में जारी रहती है। जैसे गीता आम खा रही है तो फिर अपूर्ण हो जाता, अपूर्ण वर्तमान हो जाता, भूत नहीं होता। गीता आम खा रही थी ऐसा होता तो अपूर्ण हो जाता, अपूर्ण भूत। संदेह होता तो संदिग्ध भूत हो जाता। लेकिन देखो, खाया है मतलब खा लिया है, और खाया है मतलब निकटता का बोध हो रहा है। तो जिसमें निकटता का बोध होता है वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण रहेगा साथियों। अगर वाक्य होता गीता ने आम खाया
तो कब खाया ये पता नहीं चलता, फिर वो सामान में चला जाता। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न देखेंगे, यथासंभव में कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और मूल क्रिया विशेषण। तो यथासंभव, संभव है जैसे, यह संभव जिसके अनुसार है, इस प्रकार इसका विग्रह होता है। और आप इसका अव्यय अगर देखो कि इसमें कौन सा अव्यय लगा हुआ है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें लगा हुआ है साथियों। विकल्प 1 7वें में सही है, क्योंकि परिमाणवाचक में तो मात्रा बताई जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, हेलमेट शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है और उभयलिंग है। साथियों 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? हेलमेट शब्द क्या है? तो यहाँ पर लिंग की दृष्टि से आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 में हेलमेट शब्द, हेलमेट अच्छा होता है, अच्छा होता है मतलब ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 9। साथियों 9वां प्रश्न है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, सामाजिक, एक से वो, नयन और सभी। देखो समाज प्लस एक शब्द बनता है सामाजिक, लेकिन समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने से सामाजिक बनेगा, मतलब प्रत्यय की दृष्टि से ये अशुद्ध है। एक से वो, ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। नयन, नयन नहीं होता है, नयन होता है, ने प्लस अंश, नयन शब्द बनता है साथियों, अयादि संधि का उदाहरण है। अतः नयन शब्द अशुद्ध है, किसकी दृष्टि से? संधि की दृष्टि से। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 9 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 10 क्या पूछ रहा है, ये देखो प्रश्न नंबर 10 को, कविता शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि है, गीत एवं अभिनय विधि, उद्बोधन विधि, आगमन विधि और निर्देशन विधि। देखो कविता, कविता का मतलब पद्य शिक्षण से लिया जाता है साथियों, और पद्य शिक्षण के अंतर्गत कविता आती है। तो इसकी जो प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, आगमन तो व्याकरण की होती है, निर्देशन, उद्बोधन या गीत एवं अभिनय। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि गीत एवं अभिनय प्रणाली को माना जाता है। विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, बालकों का शिक्षण होना चाहिए कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो बालकों का शिक्षण कैसा होना चाहिए साथियों? कठिन से सरल की ओर, कि पहले कठिन चीज़ें पढ़ाओ फिर सरल चीज़ें पढ़ाओ, जी नहीं, गलत है। अज्ञात से ज्ञात की ओर भी नहीं होना चाहिए, ज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बिल्कुल सही है साथियों, बालकों का शिक्षण विशिष्ट से सामान्य की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए। तो विकल्प इस प्रकार से आपके होना चाहिए। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है, प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा, खेल खेल में, नृत्य द्वारा और संगीत द्वारा। देखो साहचर्य विधि का निर्माण किसने किया था? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा साहचर्य विधि का निर्माण किया गया था। और इस विधि में मैडम मारिया मोंटेसरी ने खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? दूसरा, खेल खेल में साहचर्य विधि में शिक्षा दी जाती है, खेल खेल में। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। 35 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है साथियों। पहले तो हिंदी के मैं 30 ही प्रश्न लेकर के आता था, लेकिन अब प्रश्नों की संख्या 5 और बढ़ा दी गई है। तो हिंदी के आपके एक ही वीडियो में 35 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे आने वाले सभी टेस्टों में। साथियों प्रश्न नंबर 13 है, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय के लिए। तो भाई वार्षिक योजना तो यहाँ पर अभिभावकों का क्या मतलब हुआ? इनके लिए तो नहीं है। विद्यालय, शिक्षक या छात्र, इन तीनों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 13वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, वार्षिक योजना शिक्षक के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक ही ये निर्धारित करता है कि पूरे वर्ष भर में किस प्रकार से कौन सी इकाई पढ़ानी है,
कब पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें वार्षिक योजना में फिक्स होती है। तो अतः शिक्षक के लिए सर्वाधिक ये उपयोगी मानी जाती है साथियों। सेकंड विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, हार्वर्ड की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और अनुशासन। देखो, जो हार्वर्ड की पंचपदी है, इसमें जो सिद्धांत दिए गए थे इनके द्वारा, उन सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछ रहा है साथियों। ये 14वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हार्वर्ड की पंचपदी योजना में स्पष्टता का सिद्धांत है, संबंध का सिद्धांत है, व्यवस्था का सिद्धांत है, लेकिन अनुशासन का सिद्धांत इन्होंने नहीं बताया है। देखो, ये सिद्धांत जो इन्होंने बताए, इनके आधार पर ही पंचपदी प्रणाली बनाई गई थी साथियों उनके शिष्यों के द्वारा। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर। देखो, पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब नर्सरी वाला, तो नर्सरी में त्रिभाषा का तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, तो एक विकल्प तो यहाँ से बिल्कुल आप हटा सकते हो। पूर्व प्राथमिक स्तर तो इसका आंसर नहीं रहेगा। प्राथमिक स्तर पर भी त्रिभाषा नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। तो उच्च प्राथमिक या माध्यमिक, साथियों माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक संदर्भ माना जाता है त्रिभाषा सूत्र का। तो माध्यमिक स्तर पर चौथा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं साथियों। आपके 16वां प्रश्न देखेंगे। कृतज्ञ का विलोम होगा दुस्तर, कर्ता, कृतज्ञ और सभी। तो देखो, कृतज्ञ एक शब्द है और इसका जो विलोम होता है साथियों कृतज्ञ होता है। दोनों का अर्थ क्या, एक तो किए गए उपकार को मानने वाला और एक का अर्थ किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ, इस प्रकार चीज़ें होती है। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो आपके 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है। ये कक्षा का आकार छोटा होता है, एक कौशल को एक बार में पूरा किया जाता है और अधिक समय का शिक्षण होता है। तो देखो, माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण, उसकी जो आपको विशेषता नहीं लग रही है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। तो कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि यार ये माइक्रो टीचिंग की विशेषताओं में शामिल नहीं है? देखो, शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीक है, इसमें यह बताया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, सही है। इसमें कक्षा का आकार बहुत छोटा होता है, इसमें एक बार में एक कौशल को पूरा किया जाता है, लेकिन ये अधिक समय तक का शिक्षण होता है। ये गलत है, क्योंकि ये अधिक समय का शिक्षण नहीं होता है, बल्कि इसमें तो कम समय का शिक्षण कराया जाता है साथियों। तो फिर आपके प्रश्न 17 का कौन सा आंसर सही है? चौथा विकल्प सही है साथियों। 17वें प्रश्न में ये माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं में शामिल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो आपके 18वां प्रश्न देख लेंगे, क्या पूछ रहे हैं साथियों। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयास करने पर एक जैसा परिणाम दे वो कहलाता है। एक जैसा परिणाम लिखा था यहाँ पर, एक जैसा परिणाम दे वो कहलाता है विश्वसनीय परीक्षण, न्यायदर्श परीक्षण, वेद परीक्षण और सभी। तो देखो, वेदता का मतलब तो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति यदि कोई परीक्षण करे वो वेद परीक्षण, और ये विशेषता वेदता कहलाती है। लेकिन कोई परीक्षण बार बार प्रयास कर रहे हो आप, लेकिन हमेशा एक जैसा सेम वहाँ पर परिणाम निकल कर आ रहा है, तो मतलब वो परीक्षण क्या है? विश्वसनीय है। और यह विशेषता क्या कहलाएगी साथियों? विश्वसनीयता कहलाएगी। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहा है आपसे? ये देखो, 18वें में कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प सही है साथियों। 19वां प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नमस्कार, तिरस्कार, भास्कर और परिष्कृत। 4 विकल्प है, जिसमें से आपके एक विकल्प ऐसा है जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो उसी विकल्प का आपको चुनाव करना है साथियों। नमस्कार शब्द का निर्माण नमः प्लस कार से हुआ है। नमः प्लस कार शब्द बनता है नमस्कार, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तिरह प्लस कार से शब्द बनता है तिरस्कार, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। भाह प्लस कर से शब्द बनता है भास्कर, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन परि प्लस कृत, परिष्कृत शब्द बनता है और परि के बाद में विसर्ग नहीं लगता है साथियों। परि के बाद में यदि क्री धातु आती है तो
क्री धातु से पहले शे का आगम हो जाता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत ऐसा नियम चलता है। तो परिष्कृत जो शब्द है ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो विकल्प 4 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। गीता, सीता और महिमा बाजार जाकर सामान खरीदती है। आप कल से रोजाना समय पर विद्यालय आना। मैंने जिसे कल देखा था वो लड़का यही है और इनमें से सभी। देखो, मिश्र वाक्य रचना की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा वाक्य मिश्र है। साथियों, गीता, सीता और महिमा बाजार जाकर सामान खरीदती है, इसमें कर्ता गीता भी है, सीता भी है, महिमा भी है, और शब्द बीच में आ रहा है, लेकिन कर्ता एक ही है, उनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो भी क्रिया एक ही है। अगर ऐसा होता है तो वो सरल वाक्य में चला जाता है। तो ये सरल वाक्य है। आप कल से रोजाना समय पर विद्यालय आना, ये भी सरल वाक्य का उदाहरण है। लेकिन मैंने जिसे कल देखा था वो लड़का यही है, तो एक वाक्य दूसरे से जुड़ा हुआ है, आश्रित है। तो जहाँ ऐसा होता है वो किसका उदाहरण हो जाता है, मिश्र वाक्य का। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21। देखो, प्रश्न नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। आपके 21वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर पहले भी प्रश्न पूछ लिया था। तो यहाँ देखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी आप पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण रख सकते हो, सरल से कठिन की ओर भी रख सकते हो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी रख सकते हो, लेकिन कठिन से सरल की ओर नहीं रख सकते साथियों। तो विकल्प नंबर जो 2 है, कठिन से सरल की ओर, इस प्रकार पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। तो सेकंड विकल्प 21 में सही है साथियों। बाकी ज्ञात से अज्ञात की ओर करो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर करो और सरल से कठिन की ओर करो, ये सारी चीज़ें सही है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो 22वां प्रश्न है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, निबंधात्मक परीक्षा से और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से। साथियों, उच्चारण बोल करके किया जाएगा, बोल करके किया जाएगा तो लिखित परीक्षा तो इसका आंसर होगा ही नहीं, तो ये आंसर आप हटा दीजिए। निबंधात्मक परीक्षा भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी लिखा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी इसका आंसर नहीं होगा साथियों, बल्कि इसका आंसर होगा मौखिक परीक्षा के द्वारा उच्चारण कौशल की परीक्षा आप ले सकते हो। क्योंकि मौखिक मतलब बोल करके, बोलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि उच्चारण गलत करता है, सही करता है, कोई मिस्टेक आती है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो सेकंड विकल्प आपके इस प्रकार से प्रश्न 22 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 23 है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास और सहानुभूति। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण जिसमें छात्र की जो कमियां होती है उन कमियों को दूर करने का कार्य उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसमें उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति भी होना चाहिए, लेकिन उपहास का मतलब मजाक उड़ाना हो गया, तो ये चीज़ें उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए साथियों। विकल्प आपके जो 3 हैं प्रश्न नंबर 23 में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और रूसी। तो देखो, भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि है मूल रूप से कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है 24 में। साथियों, जो सूत्र विधि है इसका प्रयोग मूल रूप से संस्कृत से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? मूल स्रोत संस्कृत से माना जाता है कि संस्कृत से ही सूत्र विधि का निर्माण हुआ है। विकल्प 1 आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 25, साथियों प्रश्न नंबर 25 से, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और सभी। तो देखो, अनुकरण विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर प्रभावी नहीं माना जा सकता है साथियों, तो ये गलत है। उच्च स्तर गलत है तो सभी वाला भी गलत है। तो माध्यमिक या प्रारंभिक स्तर, इसका जो सही आंसर है, लेखन और उच्चारण बच्चों को सिखाने के लिए जो अनुकरण विधि होती है साथियों, वो प्रारंभिक स्तर पर अधिक उपयोगी मानी जाती है। किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। तो विकल्प 1 आपके 25 में सही रहेगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। आप बेल आइकन ऑन नहीं करते हो इसीलिए आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना और भाषा ज्ञान कराना। तो देखो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, वाचन का मतलब बोलने से लिया जाता है साथियों। तो शब्द भंडार में वृद्धि कराना, आत्मविश्वास बढ़ाना या भाषा ज्ञान कराना, ये वाचन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है प्राथमिक स्तर पर, बल्कि शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। तो 26वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 27 की ओर। 26वें में कौन सा सही है? प्रथम विकल्प सही है आपके। चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 27वां प्रश्न है आपके, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर देना, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। देखो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है। हिंदी भाषा सीखने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, पाठ्य पुस्तक को मानोगे? जी नहीं, बल्कि बच्चों को यदि हम भाषा प्रयोग के अवसर देंगे तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा साथियों। बोलचाल की भाषा में बच्चे उस चीज़ को काम में लेना चाहिए। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो चलिए 28वां प्रश्न हम देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं साधक है और बाधक है। देखो त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती है बल्कि त्रुटियों को तो कम करती है। बड़े नहीं छोटे भी पढ़ते हैं, साधक और बाधक। तो साथियों बाधक नहीं कह सकते, ये क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है। विकल्प 1 आपके 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो चलिए 29वां प्रश्न देख लेंगे। असंगत शब्द कौन सा है? सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख और प्रलेख। साथियों असंगत शब्द का आपको चुनाव करना है प्रश्न नंबर 29 में। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तीनों ही संगत हैं, एक जैसे हैं। यहाँ पर सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख तीनों ही यहाँ पर एक जैसे हैं, लेकिन प्रलेख शब्द यहाँ पर क्या है? असंगत है साथियों। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 में सही है। प्रलेख शब्द यहाँ पर असंगत है दिए गए विकल्पों के अनुसार। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 30 पे हम बढ़ते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 35 कर दी गई है। तो आप पूरे के पूरे 35 प्रश्न ही देख करके जाना साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं। तो चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे? उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं और इनमें से सभी। 30वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप उपयोग कर सकते हो? चित्रकथाओं का भी कर सकते हैं, श्यामपट्ट का भी कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का भी कर सकते हैं। अतः यहाँ पर जो सभी वाला जो चौथा विकल्प है साथियों, ये आपके प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो आपके 31वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है आपके? संतोष का विलोम होगा असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष और असंतोषी। तो देखो संतोष जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। कौन सा विकल्प आपके 31वें प्रश्न में सही है साथियों? संतोष का विलोम असंतुष्ट, निसंतोष या असंतोष नहीं होता है, बल्कि असंतोष होता है साथियों। क्या होता है? असंतोष। संतोष का विलोम रहेगा असंतोष। विकल्प आपके 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 की ओर। तो चलिए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 32, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है बहादुर, वीर, दबंग और युयुत्सु। तो जिसको युद्ध करने की इच्छा होती है साथियों उसको युयुत्सु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युयुत्सु कहा जाता है। विकल्प आपके जो 4 है प्रश्न संख्या 32 में, ये चौथा विकल्प युयुत्सु वाला ही आपका सही आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास। तो देखो यहाँ पर
पहला पद तो क्या हो, विशेषण, और दूसरा विशेष्य। विशेष मतलब कर्ता और विशेषण मतलब जो विशेषता बताने का कार्य करें। तो साथियों उसको हम द्वंद्व नहीं कहेंगे। द्वंद्व में तो विलोम शब्द, योजक चिन्ह वगैरह आते हैं। द्विगु में संख्यावाची शब्द आते हैं। अव्ययभाव भी इसका उदाहरण नहीं है, बल्कि उसका उदाहरण है क्रमधारय समास। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 33 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 34 की ओर। 33वें में कौन सा सही है साथियों, प्रश्न नंबर 33 में चौथा विकल्प। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। आपके 34वां प्रश्न, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। त्व, ता, तम और पन। तो देखो मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है साथियों। मधुर प्लस ता मधुरता, मधुर प्लस तम मधुरतम, मधुर प्लस त्व मधुरत्व और मधुर प्लस पन मधुरपन। तो देखो 34वें प्रश्न का जो सही आंसर है, आपके मधुर शब्द को भाववाचक संज्ञा यदि आपको बनाना है तो आपका सही उत्तर कौन सा है साथियों, प्रश्न संख्या 34 में। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 2 सही है। मधुर प्लस ता शब्द से मधुरता शब्द बनेगा, जिससे भाववाचक संज्ञा मधुर जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सेकंड विकल्प 34वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना स्कोर आपके 35 में से बैठ रहा है और वीडियो आपको कैसे लग रही है साथियों। राजस्थान जीके की भी रेगुलर क्लास में आपके लिए डाल रहा हूँ। तो चलिए अंतिम और 35वां प्रश्न, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन और पौ प्लस अन। तो देखो पवन शब्द में कौन सी संधि है आपको ये पता होना चाहिए। पवन शब्द में कौन सी संधि है साथियों, अयादि संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो प्लस अन शब्द बनेगा पवन। तो थर्ड विकल्प आपके 35वें प्रश्न में सही है। ये सारी चीज़ें साथियों हो चुकी है। हिंदी के 40 टेस्ट हो चुके हैं। पो प्लस अन तीसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 35 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों, इतना सारा प्यार देने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा 10-20 सेकंड निकाल के।